नमस्कार, टीम एजुकेशन इंडिया परिवार में मैं शंकर पांडे आप सभी भाई बहनों का खुले दिल से स्वागत करता हूं, उम्मीद के साथ कि बहुत होंगे, पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से हो रही होगी। मित्रों, आप सारे लोगों को इस बात की जानकारी है कि एक संस्था के तौर पे हम एक जिम्मेदारी भरा प्रयास आप सारे लोगों के लिए लगातार आरंभ से ही करते चले आए हैं और उसी कड़ी में आप देख रहे हैं पिछले 2 दिनों से संस्था एक जिम्मेदारी भरा कार्य करते हुए आप सारे लोगों के लिए जो यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, जो आरओ की तैयारी कर रहे हैं, जो विशेष रूप से खंड शिक्षा अधिकारी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए संस्था लगातार प्रश्नोत्तर के माध्यम से पूरा का पूरा न सिर्फ जीएस बल्कि आप 1-2 दिन बाद ही देखेंगे कि आपके गणित और रीजनिंग के संदर्भ में भी जो भी आवश्यक प्रश्न हो सकते हैं, जो भी संभावित हो सकते हैं, उनको ध्यान में रखते हुए ये सारा का सारा कुछ प्रश्नोत्तर के माध्यम से आपको कवर कराने का प्रयास किया जा रहा है। उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छा लग रहा होगा। निश्चित रूप से आप इस बात को स्पष्ट रूप से समझ लें कि जो भी सारे लोग इस प्रश्नोत्तर के सीरीज से अपनी तैयारी का एक मूल्यांकन करेंगे, निश्चित रूप से वो पूरे के पूरे रिवीजन के तौर पे इस सत्र को देख सकते हैं। आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपकी तैयारी कितनी शानदार हुई है और अगर कोई भी वहां पे कमी देखने को मिलती है तो निश्चित रूप से आपके लिए अभी भी एक मौका है कि आप उस भूल को सुधार कर सकते हैं। कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि लोग पढ़ते रहते हैं लेकिन स्व मूल्यांकन का प्रयास नहीं करते हैं। यह बहुत ही आवश्यक होता है मेरे भाई, ये बहुत ही आवश्यक होता है कि आप कुछ भी पढ़ रहे हो, चाहे वो प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी के संदर्भ में हो, चाहे मुख्य परीक्षा की तैयारी के संदर्भ में हो, आपको समय समय पे अपना मूल्यांकन करते रहने चाहिए। आपने बहुत दिनों से अपनी तैयारी की है और मोटे तौर पे देखा जाए तो लगभग दिसंबर जनवरी से आपकी खंड शिक्षा अधिकारी की तैयारी चल रही है। बीच में ऐसा एक व्यवधान भी आया जिसकी वजह से परीक्षा कैंसिल भी हुई और उसके बाद स्थिति अनुकूल दिखाई दे रही है और अब यह स्पष्ट हो चुका है कि 16 अगस्त को आपका पेपर होना है। तो लगभग मोटे तौर पे 1.25 महीने का समय बचा हुआ है और आपके लिए इतना सटीक समय है और संस्था ने इस बात को भी ध्यान में रखा कि कितना प्रॉपर वे में समय होना चाहिए कि एक बढ़िया सा आपका रिवीजन हो सके और इस बात को ध्यान में रखते हुए मोटे तौर पे 2 महीने पहले से हमने ये काम की शुरुआत कर ली है। ऐसा नहीं हम करते हैं कि 10 दिन के लिए 15 दिन के लिए एक शुरुआत किया और फिर चीजें बीच की रह गई, ऐसा कुछ नहीं। आप एक मुकम्मल तैयारी अपनी करेंगे, यह सुनिश्चित कर लें। इसके साथ ही हमने आपको जो इस रिवीजन सत्र की शुरुआत की थी, पहली जो मेरी क्लास रही वो मध्यकालीन भारत के इतिहास के संदर्भ में रही और उसमें मैंने आपको अरब आक्रमण संबंधित महमूद गजनवी से संबंधित प्रश्नोत्तर कराया हुआ था और लगभग सारा का सारा कुछ उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे से तैयार कर लिया होगा। जो लोग रेगुलर बैच में नहीं जुड़े हुए हैं, निश्चित रूप से उनको भी यह प्रयास करना चाहिए कि इस क्लास को पेन कॉपी ले करके अटेंड करने की कोशिश हो। आज उसी प्रक्रिया में हम दूसरे सेशन के साथ आपके सामने उपस्थित हैं और इसमें बेसिकली मोहम्मद गोरी से संबंधित प्रश्नों पे बात करेंगे और उसके अलावा थोड़ा सा 1-2 प्रश्नों के माध्यम से दिल्ली सल्तनत की भी शुरुआत करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। आपके सामने पहला प्रश्न है, फटाफट आंसर करते चले जाएंगे, एक्सप्लेनेशन मैं करता चला जाऊंगा। मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण अपने किस उद्देश्य को ध्यान में रखकर किया था? ध्यान से पढ़ेंगे ऑप्शंस के साथ, उसके बाद अपने आंसर देते चले जाएंगे। मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण अपने किस उद्देश्य को ध्यान में रखकर किया था? क्या यह इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था या साम्राज्य का विस्तार करने के लिए, धन की प्राप्ति के लिए या पृथ्वीराज चौहान से व्यक्तिगत दुश्मनी के कारण किया हुआ था? अब समझे, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार ये कोई बहुत ही प्रमुख मुद्दा कभी भी नहीं रहा है साम्राज्य विस्तार के अंतर्गत। हालांकि
हालांकि महमूद गजनवी के संदर्भ में आपको पहले भी बताया हुआ था कि अगर महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के उद्देश्य की बात पूछी जाए तो आप हमेशा उसके उद्देश्य को धन की प्राप्ति ही, अगर कोई एक ऑप्शन लगाना होगा तो आप धन की प्राप्ति ही एक ऑप्शन लगाएंगे। लेकिन अगर एक से अधिक आपको ऑप्शन मिले टिक करने के लिए तो निश्चित रूप से धन की प्राप्ति के साथ साथ वहां पे थोड़ा बहुत इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार भी करना। गाजी की उपाधि धारण किया हुआ था, मूर्ति भंजक के तौर पे वो जाना जाता था। और इसके साथ एक और ऑप्शन वहां पे जुड़ता देखना है कि अपने राज्य की अर्थात गजनी राज्य की हिंदू-शाही वंश से सुरक्षा, अर्थात महमूद गजनवी के संदर्भ में अगर देखा जाए तो महमूद गजनवी के संदर्भ में सबसे अच्छा ऑप्शन होता है उसका भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य को लेकर के धन की प्राप्ति महमूद गजनवी के साथ जुड़ा हुआ है, इस्लाम धर्म का थोड़ा बहुत प्रचार प्रसार करना और एक तीसरा अपने गजनी राज्य की सुरक्षा करना। लेकिन यहां पे बात हो रही है मोहम्मद गोरी को लेकर के, और मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण अपने किस उद्देश्य को ध्यान में रख करके किया था, तो मोहम्मद गोरी के संदर्भ में बिल्कुल यह स्पष्ट है कि साम्राज्य का विस्तार करना ही एकमात्र उसका और अंतिम उद्देश्य था भारत पर आक्रमण करने का। मोहम्मद गोरी का एकमात्र उद्देश्य था साम्राज्य का विस्तार करना। थोड़ा सा मोहम्मद गोरी के विषय में समझ लेंगे, कई बार उसकी बेसिक बातों से भी प्रश्न पूछा जाता है, थोड़ा सा समझेंगे मोहम्मद गोरी को लेकर के। मोहम्मद गोरी की अगर बात किया जाए, मोहम्मद गोरी, तो आप सारे लोगों को जानकारी होगी कि मोहम्मद गोरी, जिसे हम मोहम्मद गोरी जानते हैं भाई, वो बेसिकली बेसिकली ये मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम, मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम के तौर पे जाना जाता है। अर्थात इसने अपना जो राज्याभिषेक कराया किस नाम से कराया था? मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम। यूपीपीसीएस में एक बार यह प्रश्न पूछ लिया गया था, बहुत सारे लोगों ने सही किया, बहुतों के लिए यह मुश्किल भरा हो गया था। ये कब और कहां का शासक बना? ये गौर राज्य का शासक बना। कब की बात है भाई? कब ये शासक बना हुआ था? 1163 में ये शासक बना हुआ था। कहां का बना हुआ था? गौर राज्य का बना हुआ था। गौर राज्य कहां है आप जानते होंगे कि ये जो अफगानिस्तान वाला एरिया है, ये अगर मान ले इसे अफगानिस्तान वाला एरिया है, यहां पे अगर गजनी है तो यहां पे गौर है। अर्थात गजनी और गौर किस वर्तमान में किस देश से देखने को मिलते हैं? अफगानिस्तान से ये जुड़े हुए क्षेत्र थे। गौर राज्य में 1163 में मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम के नाम से इसकी ताजपोशी होती है, जिसे हम मोहम्मद गोरी के नाम से जानते हैं। एक और प्रश्न बनता है कि मोहम्मद गोरी के वंश का नाम क्या था? तो मोहम्मद गोरी के वंश का जो नाम था, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये कभी भी संभावित हो सकता है। शंसबनी वंश का था। किस वंश से संबंधित है? शंसबनी वंश से संबंधित है। और एक और प्रश्न यहां पे जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है कि जब ये शासक बना तो इसके पड़ोस में ही चूंकि गजनी का राज्य था, और गजनी मोहम्मद गजनवी के पराक्रम को निश्चित रूप से इसने सुना हुआ था, और उसने सोचा कि क्यों ना हम पड़ोस के ही इतने महत्वपूर्ण क्षेत्र पे अपना अधिकार कर ले। और इसी विचार के अंतर्गत ठीक 10 वर्ष बाद 1163 में भाई साहब शासक बने, और 1173 में इन्होंने गजनी पर अटैक किया और गजनी को विजित कर लिया। यहां पे महमूद गजनवी का जो वंशज था उसको परास्त करके गजनी पर भी इन्होंने अपना एक छत्र राज्य स्थापित कर लिया। अच्छा, एक बात और यहां पे देखने को मिलती है कि ये तो बेसिक बात हुई इसकी, लेकिन एक बात और देखने को मिलती है क्या कि आमतौर पे जो भी मोहम्मद गोरी के पहले भारत आने वाले लोग थे, मोहम्मद गोरी के पहले भारत आने वाले जो भी लोग थे, जहां तक उन्होंने एक दर्रे का यूज किया था जिसका नाम था खैबर दर्रा। कौन सा भाई? खैबर दर्रा। आप ज्योग्राफी में पढ़े भी होंगे, खैबर, बोलन, गोमल और बहुत सारे ऐसे दर्रे देखने को मिलेंगे।
खैबर दर्रा से अन्य लोग अभी तक भारत में प्रवेश किए हुए थे। खैबर दर्रे से अन्य लोग अर्थात मोहम्मद गोरी के पहले के लोग भारत में खैबर दर्रे का प्रयोग करके प्रवेश किए हुए थे, जबकि मोहम्मद गोरी कौन से दर्रे से भारत आया हुआ था? गोमल दर्रे से। कौन सा भाई? गोमल दर्रे से भारत में ये प्रवेश किए हुए थे। बात समझ में आ रही है भाई? जी, गोमल दर्रे से मोहम्मद गोरी भारत में प्रवेश किया हुआ था। ये सामान्य सी बात हुई। इसके बाद इतिहास में बेसिकली जो मोहम्मद गोरी को लेकर के हमारे भारतीय इतिहास में पढ़ाई होती है वो मोहम्मद गोरी के आक्रमण के संदर्भ में देखने को मिलता है। अगले प्रश्न पे बात करते हैं, देखते हैं। तो इस प्रश्न का सीधे सीधे उत्तर आपके लिए आसान हो गया होगा। साम्राज्य का विस्तार करना ही इनका एकमात्र उद्देश्य था। भारत में मोहम्मद गोरी का जो आक्रमण हुआ उसका सीधा सीधा एक उद्देश्य था, अपने साम्राज्य का विस्तार करना। और इसी साम्राज्य विस्तार के क्रम में पूरा का पूरा उत्तर भारत अपने विश्वसनीय गुलामों सरदारों के भरोसे, मोहम्मद गोरी ने अपने विश्वसनीय गुलामों सरदारों के भरोसे, मोहम्मद गोरी एक ऐसा सुल्तान था जो कि अपने दासों को पुत्र कहा करता था कि दास कौन है? मेरे पुत्र है। ठीक वैसे ही जैसे अशोक अपनी प्रजा को क्या कहता था? सारी प्रजा मेरी संतान है। वैसे ही मोहम्मद गोरी भी अपने गुलामों के लिए पुत्र शब्द का प्रयोग किया करता था। और मोहम्मद गोरी ने अपने गुलामों के भरोसे ही लगभग संपूर्ण उत्तर भारत को जीत लिया था। एक प्रश्न और यहां पे बनता है जो कि अभी थोड़ी देर बाद हम प्रश्न भी देखेंगे कि भारत में तुर्क साम्राज्य की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? भारत में तुर्क राज्य की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? इस प्रश्न का भी उत्तर होगा मोहम्मद गोरी। भारत में तुर्क राज्य की स्थापना का श्रेय मोहम्मद गोरी को जाता है। आगे बात करेंगे। अगला प्रश्न है आपके सामने, दूसरा प्रश्न। 1175 ईस्वी में मोहम्मद गोरी किस भारतीय राज्य पर प्रथम आक्रमण किया हुआ था? जल्दी बताते चले जाएंगे। भारत में 1175 में मोहम्मद गोरी किस क्षेत्र पर सबसे पहले आक्रमण किया हुआ था? आपके सामने ऑप्शंस है, मुल्तान, थानेश्वर, अजमेर और कन्नौज। आप सारे लोगों को थोड़ा सा मैं स्पष्ट कर दूं, जो भी महत्वपूर्ण इसके आक्रमण रहे हैं उन पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। आपके लिए आंसर करना बहुत ही आसान सा हो जाएगा। देखेंगे जरा, भारत में जो इनका आक्रमण होता है, ध्यान देंगे। महमूद गजनवी का जो आक्रमण हुआ, सबसे पहले तो ये देखें, महमूद गजनवी का भारत पर आक्रमण की जो शुरुआत हो रही है वो 1000 ईस्वी से हो रही है भाई। और मोहम्मद गोरी के आक्रमण की शुरुआत कब से हो रही है? तो मोहम्मद गोरी के आक्रमण की शुरुआत हो रही है 1175 से। अगर एक प्रश्न यह पूछ लिया जाए कि महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी के आक्रमणों के बीच कुल कितने वर्षों का अंतराल था, आपके लिए बहुत ही आसान हो गया। लगभग पौने 200 वर्षों का। ठीक वैसे ही जैसे लगभग पौने 2 महीने बाद आपका पेपर होने वाला है, तो वही पौने 200 वर्ष के लगभग यहां भी एक अंतराल देखने को मिलता है। 1000 ईस्वी में महमूद गजनवी के आक्रमण की शुरुआत होती है, जबकि मोहम्मद गोरी के आक्रमण की शुरुआत 1175 में होती है। 1175 में मोहम्मद गोरी के जो आक्रमण हो रहे हैं, अब शुरुआत हो रही है। प्रथम आक्रमण इसका भारत के किस क्षेत्र में हुआ? प्रथम आक्रमण इसका मुल्तान के विरुद्ध हुआ था। किसके भाई? मुल्तान के विरुद्ध हुआ था। और मुल्तान में इस समय काल में कौन से लोग शासन करते थे? तो मुल्तान क्षेत्र में करमाती मुस्लिमों का शासन था और मुल्तान को जीता गया था। कब की बात है ये? 1175 में प्रथम आक्रमण देखने को मिल रहा है। महमूद गजनवी को लेकर के कई बार यह एक तुलना को करने को भी आ जाता है। महमूद गजनवी के आक्रमण से तुलना मोहम्मद गोरी के आक्रमण की देखने को मिलती है। महमूद गजनवी भारत में कभी फेल नहीं हुआ। उसका उद्देश्य था धन लूटना, आया धन लूटा, लूट करके चला गया। लेकिन मोहम्मद गोरी के साथ ऐसा नहीं था। मोहम्मद गोरी को अपने साम्राज्य का विस्तार करना था, पूरे के पूरे उत्तर भारत को गौर राज्य बना देना था।
और ऐसे में उसको भारत में महमूद गजनवी के विपरीत कुछ असफलताओं का भी सामना करना पड़ा। और इसी संदर्भ में 1178 का एक वर्ष आता है। 1178 में भारत में प्रथम पराजय होती है मोहम्मद गोरी की। प्रथम पराजय भारत में कब हुई मोहम्मद गोरी की? 1178 में हुई थी। किसके द्वारा हुई थी? तो गुजरात में कौन सा एक राजवंश था? गुजरात के चालुक्य वंशीय सोलंकी राजाओं का समय काल था। ये चालुक्य वंशीय सोलंकी राजा कहे जाते हैं। सोलंकी का गुजरात के चालुक्य वंशी सोलंकी राजाओं का ये समय काल था। ये कौन सा राजा था? यहां पे इस बात को लेकर के भी एक दुविधा देखने को मिलती है। कौन सी? कुछ किताबों में लिखा रहता है भीम द्वितीय। कौन भाई? भीम द्वितीय। जबकि कुछ किताबों में लिखा रहता है कौन सा एक नाम है, ध्यान से उतर है, अभी बताते हैं। कुछ ये एक कंफ्यूजन भरा मूलराज ये एक नाम देखने को मिलता है, मूलराज द्वितीय। भीम द्वितीय या मूलराज द्वितीय को लेकर के थोड़ा सा कंफ्यूजन की स्थिति बनी रहती है। मूलराज द्वितीय को लेकर के हाल फिलहाल में बहुत सारी ऐसी किताबें आ रही हैं जिसमें उत्तर मूलराज द्वितीय दिया रहता है, जबकि पुरानी जो एनसीईआरटी है उसमें भीम द्वितीय के संदर्भ में बात लिखी हुई थी। फिलहाल हम मूलराज द्वितीय को ही लेकर के चलेंगे। बहुत सारी ऑथेंटिक चाहे गाइड हो चाहे पुस्तकें हैं उसमें मूलराज द्वितीय ही देखने को मिलता है। अब एक प्रश्न यहां पे बनता है कि गुजरात की राजधानी क्या रही? तो गुजरात की राजधानी अर्थात चालुक्य वंशीय राजाओं की राजधानी कहां रही? तो गुजरात में अन्हिलवाड़ा। कहां पे भाई? राजधानी कहां पे थी? अन्हिलवाड़ा में राजधानी थी। और भीम द्वितीय या मूलराज द्वितीय, आप ऑप्शन कभी भी आवे तो मूलराज द्वितीय पे ही टिक करें, ने गोरी को भारत में पहली शिकस्त दिया हुआ था। भारत में गोरी की प्रथम पराजय 1178 में हुई थी। गुजरात के चालुक्य वंशी सोलंकी राजा मूलराज द्वितीय ने इसे हराया हुआ था। आगे बढ़ते रहेंगे। इसके बाद 1178 के बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ष आता है 1186 का। 1186 और 1186 में मोहम्मद गोरी ने लाहौर पर आक्रमण किया। 1186 में मोहम्मद गोरी ने लाहौर पर आक्रमण किया और लाहौर में महमूद गजनवी का एक वंशज अभी शेष बच गया था। कौन था वो? खुसरौ मलिक। कौन भाई? खुसरौ मलिक। कौन था ये? महमूद गजनवी का ही एक वंशज था। अंतिम वंशज के तौर पे जाना जाता है। महमूद गजनवी के अंतिम वंशज के तौर पे जाना जाता था। इसे हराता है और इसकी हत्या कर देता है। तो महमूद गजनवी के खानदान को समाप्त करने का श्रेय मोहम्मद गोरी को ही जाता है। हालांकि 1186 में जब लाहौर पर आक्रमण किया हुआ था तो मोहम्मद गोरी का यह लाहौर पे दूसरी बार किया हुआ आक्रमण था। इसके पहले 1186 में प्रथम बार लाहौर पर आक्रमण किया हुआ था मोहम्मद गोरी ने। प्रश्न पे आएंगे वापस। 1175 में मोहम्मद गोरी किस भारतीय राज्य पर प्रथम आक्रमण किया हुआ था? तो आपके लिए बिल्कुल आसान हो गया होगा आंसर करना। ये मुल्तान था और मुल्तान में करमाती मुसलमान लोग शासन करते थे। करमाती मुसलमान। आगे बात करेंगे तीसरे प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न है मोहम्मद गोरी को भारत में पहली शिकस्त कब मिली हुई थी? फटाफट बताते चले जाएं। मैंने आपको बताया है भारत में मोहम्मद गोरी को पहली शिकस्त कब मिली थी? सर टाइप करते चले जाएं जल्दी जल्दी। क्या ये 1175 था, 1178, 1154 या 1191? प्रश्न का बिल्कुल सामान्य सा उत्तर है 1178 में पहली बार मोहम्मद गोरी को भारत में शिकस्त मिली हुई थी। 1178। आगे बात करेंगे चौथा प्रश्न। मोहम्मद गोरी को पहली बार पराजित करने वाला जो शासक था, ये भीम द्वितीय हटा करके यहां पे मूलराज द्वितीय ही कर लेते हैं, ज्यादा ऑथेंटिक रहेगा।
मोहम्मद गोरी को पहली बार पराजित करने वाला शासक मूलराज द्वितीय किस राजवंश का शासक था? तो आपको बताया गुजरात के चालुक्य। कौन से चालुक्य? सोलंकी राजा के तौर पे जाने जाते हैं। गुजरात के चालुक्य वंशीय सोलंकी राजा के तौर पे जाने जाते हैं। और इनकी राजधानी कहां पे थी? तो इनकी राजधानी आपको बताया अन्हिलवाड़ा में थी। कहां पे भाई? राजधानी अन्हिलवाड़ा में राजधानी थी। चौथा प्रश्न, आगे बात करेंगे पांचवें प्रश्न पे। तराइन, जहां पर गौरी एवं पृथ्वीराज के बीच दो प्रसिद्ध युद्ध लड़े गए थे, कहां पर स्थित है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और सारी छोटी बड़ी परीक्षाओं में निश्चित रूप से यह बहुत ही महत्वपूर्ण एक तथ्य के रूप में देखा जाता है। तराइन के कुल दो युद्ध हुए, यहां पे लिखा भी है। दो प्रसिद्ध युद्ध हुए, एक 1191 में और एक दूसरा 1192 में। यहां पे फिलहाल प्रश्न पूछ रहा है तराइन जहां पर गौरी और पृथ्वीराज, तो तराइन का युद्ध जो लड़ा गया था फिलहाल 1191 और 92 की बात हो रही है। बाद में भी इल्तुतमिश के समय काल में भी तराइन का एक तीसरा युद्ध भी हुआ था। जब इल्तुतमिश पे बात करेंगे तो वो बताऊंगा। तराइन जहां पर गौरी और पृथ्वीराज के बीच दो युद्ध हुए थे, तो तराइन का युद्ध किनके बीच लड़ा गया? पहली बात तो यही है, गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था। तराइन के जो युद्ध गौरी और पृथ्वीराज के बीच लड़े गए थे, कुल कितने थे? दो युद्ध हुए थे। कब कब हुए थे? एक हुआ था 1191 में और दूसरा हुआ था 1192 में। प्रश्न ये पूछ रहा है कि तराइन की स्थिति कहां पे है या कहां पे लोकेट करता है? तो तराइन थानेश्वर हरियाणा करनाल जिला में इसका लोकेशन देखने को मिलता है। थोड़ा सा तराइन के युद्ध के विषय में अगर बात कर लिया जाए तो बहुत ही आसान हो जाएगा तराइन के युद्ध को समझ पाना। थोड़ा सा बात करेंगे तराइन के युद्ध की। आपको बताया था यहां पे कि 1186 में खुसरो मलिक, जो कि लाहौर में शासन कर रहा था और महमूद गजनवी के अंतिम वंशज के तौर पे जाना जाता था, उसे हरा करके लाहौर पर इन्होंने कब्जा कर लिया हुआ था। 1186 के बाद अगला वर्ष आता है 1191 का और 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध होता है। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ और तराइन कहां पे है? तो तराइन ये है थानेश्वर में। थानेश्वर कहां पे है भाई? थानेश्वर करनाल जिला। ये कहां पे है भाई? ये है हरियाणा में। और कौन सी एक नदी के किनारे तराइन देखने को मिलता है या थानेश्वर देखने को मिलता है? तो जो प्राचीन सरस्वती है, सरस्वती नदी के किनारे ही यह स्थान देखने को मिलता है। आगे बात करेंगे तराइन का जो युद्ध हुआ पहला, उसमें पृथ्वीराज चौहान, कौन भाई? पृथ्वीराज चौहान। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान, अब ये पृथ्वीराज चौहान कौन है भाई? तो पृथ्वीराज चौहान चौहान वंश के एक प्रमुख राजा थे और पृथ्वीराज के नाम से इस राजवंश में पहले भी दो शासक हो चुके थे। इस वजह से पृथ्वीराज चौहान को पृथ्वीराज तृतीय चौहान के तौर पे जाना जाता है। अगर कभी परीक्षा में आपके प्रश्न पूछ लिया गया कि तराइन के प्रथम युद्ध में निम्नलिखित में से किस एक पृथ्वीराज ने गोरी को हराया था? पृथ्वीराज प्रथम, पृथ्वीराज द्वितीय, पृथ्वीराज तृतीय, पृथ्वीराज चतुर्थ, और काम हो गया फिर खराब। तो पृथ्वीराज ये तृतीय थे। इस राजवंश में तीसरा ये व्यक्ति थे जिनका नाम पृथ्वीराज था। इस वजह से पृथ्वीराज तृतीय चौहान ने हराया था किसको? मोहम्मद गोरी को हराया था। अब पृथ्वीराज चौहान में ये जो चौहान शब्द है, तो चौहान को लेकर के भी एक बात देखने को मिलती है कि ये चौहान वंश कहां पे लोकेट करता है, इनकी राजधानी कहां पे थी? अजमेर में, अर्थात राजस्थान में। कहां पे भाई? अजमेर, अर्थात राजधानी हो गई अजमेर में। और एक और प्रश्न बनता है यहां पे कि पृथ्वीराज चौहान को एक अन्य उपाधि क्या प्राप्त थी? इन्हें राय पिथौरा कहा जाता था। कौन सा भाई? राय पिथौरा। किसे कहा जाता है? यह प्रश्न भी पूछा हुआ है। पृथ्वीराज तृतीय चौहान को ही राय पिथौरा कहा जाता था। इस युद्ध में, तराइन के प्रथम युद्ध में, राय पिथौरा पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद
गौरी को हरा दिया और बिल्कुल सुख चैन की अब बंसी बजाना शुरू कर लिया कि हमने मोहम्मद गौरी को हरा दिया, हमने मोहम्मद गौरी को हरा दिया और इससे अपनी आन बान शान बढ़ाने का प्रयास कर रहे थे। पृथ्वीराज चौहान बहुत ही ज्यादा महत्वाकांक्षी व्यक्ति और इनकी इच्छा थी कि संपूर्ण उत्तर भारत, ये एक राजपूत राजवंश था और इनकी इच्छा थी संपूर्ण उत्तर भारत पे एक छत्र राज्य हो जाए। तो गाहे बगाहे पृथ्वीराज तृतीय चौहान साहब आसपास के जो भी राजपूत राज थे या हिंदू राज थे या अन्य जो भी, उन सारे के ऊपर लगातार अटैक किया करते थे और इसी क्रम में अब किसी के ऊपर बार बार हम अटैक करें और अपने आप को दिखाएं कि मेरी मूंछ ज्यादा बड़ी है। मूंछ की लड़ाई होती थी, राजपूतों की लड़ाई को मूंछ की लड़ाई कहा जाता था। छोटी छोटी बात पे बस तलवारें निकल गई। तो ऐसे में आसपास के जो भी राजे महाराजे थे निश्चित रूप से बड़े परेशान थे पृथ्वीराज चौहान से कि भाई बस चला जाए इस दुनिया से, किसी भी प्रकार से चला जाए दुनिया से ताकि हमें सुख चैन से रहने को मिल जाए। और यही हुआ 1192 में। अब ये भाई साहब तो मोहम्मद गौरी को हरा करके खुश, हमने एक विदेशी को हरा दिया, खुश है बिल्कुल। और पृथ्वीराज चौहान इधर खुश है, मोहम्मद गौरी उधर अपनी तैयारी कर रहा है। वो लगातार सोच रहा है कि इस बार तो मैं फेल हो गया, अगली बार परीक्षा में कैसे पास हूं। कुछ लोग आश्वस्त हो जाते हैं और कुछ लोग लगातार विचाराधीन रहते हैं कि हमारी क्या गलती रही कि इस बार हम परीक्षा में पास नहीं हो पाए, अगली बार के लिए हम ऐसा क्या करें कि हम परीक्षा में पास ही हो जाएं। किसी भी प्रकार की दो राय वाली बात ना हो, हम पेपर देने के लिए जाएं और बिल्कुल कॉन्फिडेंस बना करके जाएं कि इस बार इस सेंटर से एक ही रिजल्ट आएगा खंड शिक्षा अधिकारी में, तो वो मेरा आएगा, किसी और का नहीं आएगा। अर्थात मोहम्मद गौरी लगातार कोशिश कर रहे थे कि कैसे तैयारी करें, क्या चक्रव्यूह रचे। और वो समय आता है बिल्कुल विधि विधान के साथ। इस बार आते हैं 1192 की बात है। 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध होता है इन दोनों के बीच। तराइन का जो द्वितीय युद्ध हुआ, इस द्वितीय युद्ध में इस बार क्या हुआ, पृथ्वीराज तृतीय चौहान हार गया। और कौन जीता, मोहम्मद गौरी जीत गया। कौन जीता भाई, मोहम्मद गौरी जीत गया। और मोहम्मद गौरी के जीतने को लेकर के बहुत सारे इतिहासकार एक राय देते हैं क्या कि ये जो तराइन का ये द्वितीय युद्ध था, ये भारत के संदर्भ में भारत के लिए एक निर्णायक युद्ध माना जाता है। क्यों भाई निर्णायक युद्ध माना जाता है, क्योंकि इस युद्ध को जीतने के बाद ही भारत में तुर्क राज्य की स्थापना की प्रक्रिया गतिशील हो जाती है तीव्रता से। चूंकि पृथ्वीराज चौहान ही सबसे ज्यादा सामर्थ्यवान राजा था जो कि मोहम्मद गौरी को रोक सकता था। पृथ्वीराज चौहान की तुलना में अन्य जो राजा थे वो उतने न तो महत्वाकांक्षी थे, न तो उतने शक्तिशाली थे। और उत्तर भारत में 1192 में तराइन के दूसरे युद्ध में जैसे ही मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज तृतीय चौहान को हराया, तो यह स्पष्ट हो गया कि मोहम्मद गौरी को रोक पाने वाला अब उत्तर भारत में कोई नहीं है। और मोहम्मद गौरी बहुत ही आसानी से अगर जीवित रह गया, 1206 में मरा नहीं, कुतुबुद्दीन ऐबक के लिए रास्ता नहीं खुला, तो निश्चित रूप से भारत में तुर्क राज्य की स्थापना मोहम्मद गौरी के नेतृत्व में हाथ से हो ही जाएगी। इस बात का यह फैसला इस युद्ध से ही हो गया था। यही रीजन है कि भारत के संदर्भ में, भारतीय इतिहास में तराइन के दूसरे युद्ध को एक निर्णायक युद्ध के तौर पे जाना जाता था। तो तराइन का दूसरा युद्ध हुआ, पृथ्वीराज चौहान हार गया, इसकी हत्या भी हो गई। हालांकि तुरंत नहीं हुई, इसको कुछ दिन के लिए कैद रखा गया था, समय आने पर ही इनकी हत्या की गई। और जब ये पराजित हो गए तो फिर अजमेर का क्या हुआ, चौहान वंश का क्या हुआ। तो मोहम्मद गौरी ने अपने मातहत रखते हुए ही, अपने अधीन रखते हुए ही पृथ्वीराज के पुत्र हरिराज को, इसको भाई हरिराज को अपना एक अधीनस्थ शासक के तौर पे यहां पे नियुक्त कर दिया। किसे भाई, पृथ्वीराज के बाद उनके पुत्र
हरिराज को अधीनस्थ शासक के रूप में यहां पे नियुक्त कर दिया। हालांकि हरिराज कुछ दिनों के बाद मोहम्मद गोरी के चंगुल से निकलने का प्रयास कर रहा था, हालांकि सफल नहीं हो पाया। और जब सफल नहीं हो पाया और उसको लगा कि अब भेद मेरा खुल जाएगा, तो इन्होंने आत्मदाह कर लिया हुआ था। तो हरिराज के विषय में यह बात हुई। 1192 में युद्ध जीतने के बाद 1192 में जब तराइन का दूसरा युद्ध जीत लिया, तो मोहम्मद गोरी अब आराम करने के मूड में, बहुत बड़ी जंग जीती हुई है और अब मोहम्मद गोरी आराम करने के मूड में कि अब तो भाई रास्ता साफ हो गया है, तो क्यों ना हम आराम करें। और 1192 में ही तराइन का दूसरा युद्ध जीतने के बाद मोहम्मद गोरी क्या होता है, मोहम्मद गोरी गजनी के लिए वापस होता है, गजनी वापस जाता है और किसे भारत के विजित क्षेत्र को छोड़ करके किसके हाथ में दे करके जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि एक विश्वसनीय गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक को सारा भारतीय विजित क्षेत्र सौंप करके यह गजनी वापस जाता है। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने सोचा मौका मिला है, थोड़ा सा हम भी गंगा में अपना हाथ धो ले, बहती गंगा में, और लगे हाथ। 1192 में इस बार कुतुबुद्दीन ऐबक ने, कहां पे भाई, दिल्ली के लिए क्या शब्द प्रयोग किया जाता था इस समय काल में, दिल्ली का। दिल्ली पर किसका शासन था, तोमर का शासन था, तोमर राजवंश का। राजा कौन था, अनंगपाल तोमर। कौन भाई, अनंगपाल तोमर को कुतुबुद्दीन ऐबक ने हराया कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और इसी के साथ लगे हाथ 1192 में कुतुबुद्दीन ऐबक के नेतृत्व में दिल्ली पर भी कब्जा हो जाता है। 1192 के बाद अगला महत्वपूर्ण वर्ष आता है 1194 का। कौन सा भाई, 1194 का एक महत्वपूर्ण वर्ष आता है। बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध होता है चंदावर का। जब थकान वगैरह मिटा लिया मोहम्मद गोरी ने, थकान मिटाने का मतलब कि गौर राज्य का मध्य एशिया में भी कैसे विस्तार प्रसार हो, उधर भी वो लगातार कोशिश किया करता था। इस वजह से बीच बीच में मोहम्मद गोरी वापस जाता रहता था, फिर उधर या सफल हो गया तब, असफल हो गया तब वापस दोबारा भारत आता था। तो 1194 में मोहम्मद गोरी वापस आता है और इस बार चंदावर का युद्ध होता है। चंदावर का युद्ध हुआ और चंदावर का युद्ध किसके किसके बीच हुआ, तो मोहम्मद गोरी एक तरफ और दूसरी तरफ कौन भाई, जयचंद। कौन भाई, जयचंद। और जयचंद को लेकर के एक बात कि जयचंद्र किस राजवंश का एक राजा था, तो जयचंद साहब गढ़वाल वंश के राजा थे। कौन भाई, गढ़वाल वंश के राजा थे। गढ़वाल वंश कहां पे शासन करता था, किस क्षेत्र में, कन्नौज का गढ़वाल वंश। कहां का भाई, कन्नौज का गढ़वाल वंश था, जिसका राजा था जयचंद, जिसे मोहम्मद गोरी ने चंदावर के युद्ध में हराया था और यह युद्ध 1194 में हुआ था। अब चंदावर को लेकर के भी एक बात बनती है, कभी भी यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि चंदावर कहां पे स्थित है, किन जिलों के बीच में स्थित है, तो कन्नौज और इटावा के बीच, कन्नौज एंड इटावा के बीच यह चंदावर स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है, यमुना नदी के किनारे यह स्थित है। कौन सी भाई, चंदावर की बात हो रही है। चंदावर कन्नौज और इटावा के बीच स्थित था। चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने जयचंद गढ़वाल वंश के राजा, कहां के गढ़वाल वंश, कन्नौज के गढ़वाल वंश के राजा जयचंद को हरा दिया। और एक बात समझने की यह है कि ये जो कन्नौज का गढ़वाल वंश था, इसका साम्राज्य कहां तक विस्तृत था, क्यों यह युद्ध बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया, इसका सीधा सा कारण यह है, कन्नौज से लेकर के बनारस तक, कन्नौज से लेकर के बनारस तक कन्नौज के गढ़वाल वंश का ही साम्राज्य फैला हुआ था। और जैसे ही मोहम्मद गोरी ने
चंदावर के युद्ध में जयचंद को हरा दिया तो मोहम्मद गोरी की सीमा एक ही युद्ध को जीतते ही कहां तक पहुंच गई? पूर्व में बनारस तक पहुंच गई। कहां तक भाई? पूर्व में तुर्कों की राज्य कहां तक पहुंच गया? तुर्कों का राज्य इस युद्ध को जीतने के बाद ही मोहम्मद गोरी का राज्य उत्तर भारत में बनारस तक पहुंच गया था। इसी दौरान 1194 के बाद आगे बात करेंगे। 1194 के बाद 1197 का वर्ष आता है और गुजरात में मोहम्मद गोरी की हार हुई थी और ये एक टीस था कि हमारा जो मालिक है, जिसे हम खुदा समझते हैं, मोहम्मद गोरी को गुजरात में हार का सामना करना पड़ा था। मोहम्मद गोरी की हार किसके दिमाग में चल रही थी? कुतुबुद्दीन ऐबक के दिमाग में चल रही थी। चंदावर का युद्ध जीतने के बाद मोहम्मद गोरी फिर वापस हो जाता है थकान मिटाने के लिए, अर्थात मध्य एशिया में अपने गौर राज्य का प्रचार प्रसार करने के लिए या उसका विस्तार करने के लिए वापस ले आता है। फिर कुतुबुद्दीन ऐबक को मौका मिलता है और 1197 में किसने भाई? कुतुबुद्दीन ऐबक ने कहां की जीत कर लिया? गुजरात को जीत लिया। गुजरात को जीता और इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब देखा जाए तो ये गुजरात से लेकर के ये बनारस तक का जो क्षेत्र है, ये पूरा अब ये तुर्क राज्य हो चुका है भारत में। 1197 के बाद अगली जो महत्वपूर्ण घटना होती है वो देखने को मिलती है 1203-4 की। 1203-4। अब यहां पे आप देख रहे हैं कि ये बनारस तक का एरिया तो पूरा कब्जा हो चुका है, तुर्कों के नियंत्रण में आ चुका है। अब बनारस से आगे क्या पड़ेगा भाई? तो बनारस से आगे बिहार पड़ेगा, बंगाल पड़ेगा। क्यों भाई? बिहार पड़ेगा और बंगाल पड़ेगा। तो ऐसे में मोहम्मद गोरी का एक अन्य जो गुलाम था, इख्तियारुद्दीन बख्तियार खिलजी, नाम बड़े प्यारे प्यारे से मिलेंगे। इख्तियारुद्दीन बख्तियार खिलजी की बात करते हैं। इख्तियारुद्दीन बख्तियार खिलजी, जुबान चलाते रहे। इख्तियारुद्दीन बख्तियार खिलजी, बख्तियार खिलजी की बात हो रही है। और इस बार इख्तियारुद्दीन बख्तियार खिलजी, जो कि मोहम्मद गोरी का एक अलग से दास था, गुलाम था, इन्होंने पूर्व का और अभियान किया और बिहार बंगाल का अभियान करते हैं। और इसी संदर्भ में एक महत्वपूर्ण बात आती है, बिहार में जो नालंदा विश्वविद्यालय था, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने आग लगा दिया था? तो आग लगा दिया था बख्तियार खिलजी ने। नालंदा विश्वविद्यालय धू करके जलता रहा। अब एक प्रश्न और बनता है, जब बख्तियार खिलजी ने बिहार बंगाल क्षेत्र पे आक्रमण किया तो यहाँ पे किस राजवंश का शासन था? तो यहाँ पे सेन वंश का शासन था। पाल वंश के पतन के बाद, पाल वंश के कमजोर होने के बाद बंगाल बिहार क्षेत्र में अगला जो राजवंश उद्भव हुआ जिसका, वो था पाल वंश के बाद सेन वंश। और जब इनका आक्रमण हुआ 1203-4 में, तो सेन वंश का जो राजा था, बड़ा ही प्रतापी, लेकिन निगेटिव सेंस में प्रतापी, लक्ष्मण सेन था। और लक्ष्मण सेन की राजधानी क्या थी? नदिया। कौन सी भाई? राजधानी थी नदिया। और नदिया राजधानी में जब बख्तियार खिलजी सिर्फ और सिर्फ 18 घुड़सवारों के साथ प्रवेश करता है। बख्तियार खिलजी सिर्फ और सिर्फ 18 घुड़सवारों के साथ राजधानी नदिया में प्रवेश करता है और हाथ पैर फूल गए लक्ष्मण सेन साहब के। बहुत अपनी बड़ाई लोग, राजा लोग करते हैं, आम आदमी भी आजकल बहुत ज्यादा करते हैं कि हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, हमें तो एक ही सीट चाहिए परीक्षा में पास होने के लिए, हमें 308 सीटों से मतलब नहीं है, हमें तो 309वां सीट चाहिए बस। लेकिन उसके लिए कितना पापड़ बेलना पड़ता है ये उनको जानकारी नहीं होती है। कभी भी अहंकार नहीं होना चाहिए, कभी भी अभिमान नहीं होना
होना चाहिए, कभी भी छद्म जानकारी नहीं होनी चाहिए, छद्म आपका कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। कॉन्फिडेंस हमेशा वास्तविक होना चाहिए, और ये जो वास्तविक कॉन्फिडेंस है खंड शिक्षा अधिकारी या लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश की किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए, वो कॉन्फिडेंस मेहनत से आता है। एक दिन में मेहनत से नहीं आता है, 2 दिन में नहीं आता है। इसके लिए वर्षों से जो आपकी पृष्ठभूमि बनी हुई है, वर्षों से बचपन से आप जो पढ़ते चले आ रहे हैं, वहां से जो एक जीएस की पृष्ठभूमि बनी हुई है, उसमें और ज्यादा आप अलंकरण अपनी पढ़ाई के माध्यम से जब कर देते हैं, तो निश्चित रूप से समय आपका साथ देता है। आपकी मेहनत आपने किया हुआ है, आपका भाग्य, मेहनत करने वालों का ही भाग्य चमकाता है। ईश्वर भी जब दोनों की नियति एक हो जाती है, रिजल्ट आ जाता है। और ये कोई जरूरी नहीं कि हमें 309 ही चाहिए, 1 से लेकर के 309 के बीच में कुछ भी चलेगा, कोई परेशानी की बात नहीं है। तो लक्ष्मण सेन, जिनकी राजधानी नदिया थी, जब बख्तियार खिलजी ने सिर्फ और सिर्फ 18 घुड़सवारों के साथ यहां पे अटैक किया, हाथ पैर फूल गए और भाग करके ये अपनी राजधानी छोड़ करके भाग गए, और बहुत ही आसानी से राजधानी नदिया पर बख्तियार खिलजी का अधिकार हो गया। अब एक प्रश्न और, कि जब बख्तियार खिलजी का यहां पे अधिकार हो गया, तो बख्तियार खिलजी ने राजधानी नदिया से हटा करके कहां कर दी थी? लखनौती में किया हुआ था। राजधानी परिवर्तन हो रहा भाई, और सेन वंश की सत्ता समाप्त होती है। बिहार, बंगाल, संयुक्त बंगाल की राजधानी जो नदिया थी, अब वो लखनौती हो जाती है। लक्ष्मण सेन इतिहास में इस रूप में तो कायर निकले, लेकिन एक इनका जो संरक्षण प्राप्त विद्वान था, जिसका नाम है जयदेव, जिसने एक बहुत ही पॉपुलर किताब लिखी, गीत गोविंद। लक्ष्मण सेन के ही दरबारी विद्वान जयदेव ने गीत गोविंद नाम से पुस्तक लिखी हुई थी, और इस प्रकार से पूरा का पूरा बिहार, बंगाल भी तुर्कों के या मोहम्मद गोरी के हाथ में आ जाता है। आगे बात करेंगे। जब इतनी सारी घटनाएं हुई, मोहम्मद गोरी को पता चला, तो वो भी अपने आप को रोक नहीं पाए। हमें भी जाना है जल्दी, हमें भी जाना है, भारत, इंडिया जाना है, हिंदुस्तान जाना है। अब रोक नहीं पाए, और पूरा सिनारियो देखने के लिए कि हमारा राज्य अब कितना उत्तर भारत में फैल चुका है, यहां से शुरू होकर के पूरा बंगाल की खाड़ी तक पहुंचा हुआ है, इसका नजारा देखने के लिए वापस, अर्थात 1205 की बात है, मोहम्मद गोरी इज बैक। मोहम्मद गोरी वापस आता है। कब? 1205 में आता है। रास्ते में चूंकि खोखरों ने आते जाते परेशान किया हुआ था, तो पंजाब क्षेत्र के रहने वाली एक महत्वपूर्ण जाति, जिनका नाम है खोखर या खोखर, खोखर जाति को ही पनिश करने के संदर्भ में ये वापस आते हैं, और खोखर जाति के लोगों ने ही 1206 में सिंधु नदी के तट पे कहीं दमयक नामक स्थान पर, कहां पे भाई? दमयक नामक स्थान पर जब मोहम्मद गोरी नमाज पढ़ रहा था, तभी इसकी हत्या कर दी जाती है। कैसे की जाती है? चाकू मार करके हत्या कर दी गई। किसके द्वारा? खोखर लोगों के द्वारा ही इनकी हत्या की जाती है। भारत में मोहम्मद गोरी का अंतिम अभियान किसके विरुद्ध था? तो भारत में मोहम्मद गोरी का अंतिम अभियान खोखर जाति के लोगों के ही विरुद्ध था। बात समझ में आ रही है भाई? जी, बहुत ही खतरनाक थे, डरने की बात तो है भाई, चाकू वाकू चलाते हैं ये लोग। तो इस प्रकार से 1206 में मार्च का महीना था, मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है। कब भाई? मार्च का महीना था 1206 में। कुछ लोगों को कंफ्यूजन रहता है 1205 में मृत्यु हुई थी कि 1206 में। 1206 मार्च का महीना था, मृत्यु हो गई कहां पे? दमयक नामक स्थान पे। अब एक प्रश्न और बन जाएगा यहां पे कि भाई मृत्यु हो गई तो कहीं ना कहीं अब इनको दफनाने की प्रक्रिया भी हो गई, तो मोहम्मद गोरी को कहां दफनाया गया? तो इनको दफनाया गया गजनी में। कहां पे भाई? गजनी में दफनाया गया। अब एक बात और समझने की है कि
महमूद गजनवी मोहम्मद गोरी के पहले आक्रमण किया हुआ था। महमूद गजनवी आता था, धन लूटता था, चला जाता था। मोहम्मद गोरी ने इस बात की प्रेरणा कहां से ली भारत पर आक्रमण करने की? मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण करने की प्रेरणा महमूद गजनवी से ही ली। जब वो जाता है, जब मन करता है जाता है, जितना इच्छा होता है उतना लूट करके आ जाता है। ये प्रेरणा महमूद गजनवी से मिल रही है। तो मैं मोहम्मद गोरी कभी भी जाऊंगा और वापस नहीं आऊंगा, वहीं पे बैठ करके सीने पे दाल मूंगने क्या कहते हैं वो चलाने का प्रयास करूंगा। अर्थात बिल्कुल यह स्पष्ट है, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से एक बात निकल करके आती है कि महमूद गजनवी ने जहां रास्ता दिखाया तो वहीं उस रास्ते का ही अनुसरण करते हुए मोहम्मद गोरी ने भारत में तुर्क राज्य की स्थापना की ही नींव डाल दी। आगे बात करेंगे। प्रश्न था आपका कि तराइन जहां पर गौरी और पृथ्वीराज के बीच दो प्रसिद्ध युद्ध लड़े गए थे वो कहां पर था? तो बहुत ही अच्छे तरीके से अब आपको क्लियर हो गया होगा। थानेश्वर कहां पे? हरियाणा में, करनाल जिला, सरस्वती नदी के किनारे था। आगे बात करेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। छठा, तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने निम्न में से किसे पराजित किया था? तो तराइन के प्रथम युद्ध में 1191 में पृथ्वीराज चौहान ने किसे पराजित किया हुआ था? तो मोहम्मद गोरी को ही पराजित किया हुआ था। आसान हो गया आप सारे लोगों के लिए, बहुत ही। आगे बात करेंगे। सातवां प्रश्न, फटाफट आंसर करते चले जाएं, सारी बातें मैंने आपको स्पष्ट किया हुआ है। 1194 का प्रसिद्ध चंदावर का युद्ध किन दो राजाओं के बीच, शासकों के बीच लड़ा गया था? तो मोहम्मद गोरी एक तरफ था, गढ़वाल वंश का शासक जयचंद था। गढ़वालों का ये जो राज्य था बनारस तक था। ये जो लड़ाई हुई चंदावर की, चंदावर कन्नौज और इटावा के बीच यमुना नदी के किनारे स्थित, और इस युद्ध को जीतते ही तुर्की राज्य भारत में कहां तक पहुंच गया था? बनारस तक पहुंच गया हुआ था। आगे बात करेंगे। आठवां प्रश्न, अंतिम बार मोहम्मद गोरी भारत कब आया था? अंतिम बार मोहम्मद गोरी भारत कब आया था? जल्दी से बताएं, क्या ये 1205 है, 1202 है, 1203 है, 1195 है? जल्दी जल्दी बताते चले जाएं। बहुत बढ़िया भाई। अंतिम बार मोहम्मद गोरी भारत कब आया था? तो अंतिम बार खोखरों को ही हराने के लिए अंतिम बार 1205 में आया था। लेकिन खोखरों ने ही मार्च 1206 में भाई साहब को कहां पे? दमयक नामक स्थान पर कैसे मार दिया? चाकू मार करके इनकी हत्या कर दी, जब मोहम्मद गोरी इत्मीनान से अपने धार्मिक कार्य नमाज पढ़ रहे थे। ये बात करेंगे 9वें प्रश्न पे। निम्न में से किस स्थान पर 15 मार्च 1206 को मोहम्मद गोरी की नमाज पढ़ने के समय हत्या कर दी गई थी? तो मोहम्मद गोरी की हत्या जो की गई थी, अंधखुद में नहीं की गई थी, दमयक में की गई थी, लाहौर में नहीं की गई थी। उपयुक्त में से कोई नहीं, ये भी गलत होगा। दमयक नामक स्थान पे। उम्मीद करता हूं कि अब जिंदगी भर कभी नहीं भूलेगा। 1206 में 15 मार्च को मोहम्मद गोरी की नमाज पढ़ते समय हत्या कर दी गई थी। हत्या किसके द्वारा की गई थी? खोखरों के द्वारा की गई थी, दमयक नामक स्थान पे। आगे बात करेंगे 10वें प्रश्न पे। निम्नलिखित शासकों में किसने अपने सिक्कों पर संस्कृत भाषा में लेख खुदाया हुआ था? निम्नलिखित शासकों में किसने अपने सिक्कों पर संस्कृत भाषा में लेख लिखवाया हुआ था? थोड़ा सा अब सिक्कों की बात आ गई है तो मोहम्मद गोरी के सिक्कों के विषय में थोड़ा सा बात करेंगे। मोहम्मद गोरी के जो सिक्के प्राप्त हुए हैं उसमें 3-4 बातें देखने को मिलती हैं। एक, मोहम्मद गोरी ने एक नए प्रकार का सिक्का चलाया था, दिल्ली वाला। कौन सा भाई? दिल्ली वाला, जो कि 50 ग्रेन का होता था। दिल्ली वाला नामक सिक्का किसने चलाया था? मोहम्मद गोरी ने ही चलाया था। दूसरी बात,
मोहम्मद गोरी के जो सिक्के मिले, अब उसके द्वारा ऐसा नहीं है कि अब सिक्का ढालने वालों को साथ मिलाया हुआ है, ऐसा नहीं है। बड़े पैमाने पर सिक्का ढालना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं है। जो भारतीय सिक्के थे, अब उन्हीं में कुछ परिवर्तन किया जा रहा है। भारतीय जो सिक्के थे उन्हीं में कुछ परिवर्तन किया जा रहा है। और इसी संदर्भ में एक प्रश्न बनता है, लक्ष्मी देवी, सबको आवश्यकता है इनकी, लक्ष्मी देवी के साथ नंदी बैल की आकृति वाले सिक्के किसने चलाए हुए थे? तो मोहम्मद गोरी के द्वारा ही चलाया गया था। किस भाषा में लेख लिखा हुआ था? संस्कृत भाषा में ही लेख लिखा हुआ था। एक तरफ ये एक सिक्का है ए साइड, ये सिक्का है बी साइड। एक तरफ अगर ये लक्ष्मी बैल की आकृति है तो सिक्के के पिछले साइड में क्या है? तो इसमें कलमा खुदाया गया। क्या खुदाया गया? कलमा खुदाया गया। किसके द्वारा? कलमा का मतलब क्या है? जो कुरान में कुछ अच्छी बातें लिखी हुई हैं, उसी से जुड़ी हुई कुछ बातों को प्रतीक के तौर पे सिक्कों पर लिखाना, ये कलमा है। कुरान की कुछ अच्छी बातें अपने सिक्कों पर संस्कृत भाषा में लेख किसने लिखवाया हुआ था? तो इसका उत्तर हो रहा है इसमें मोहम्मद गोरी ने ही अपने सिक्कों पर यह लेख लिखवाया हुआ था। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है एक, भारत में तुर्क सत्ता की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? भारत में, जल्दी जल्दी बताते चले जाए, और मैं इस बार बोलूंगा नहीं, मैं आपको चेक करूंगा आप आंसर क्या कर रहे हैं। भारत में तुर्क सत्ता की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? बताएंगे। 11वां प्रश्न, भारत में तुर्क सत्ता की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? क्या ये मोहम्मद गोरी है, महमूद गजनवी है, या कुतुबुद्दीन ऐबक है, या इल्तुतमिश है? 11 का बिल्कुल ए उत्तर सही होगा। भारत में तुर्क सत्ता की स्थापना का श्रेय मोहम्मद गोरी को ही दिया जाता है। अब जब तुर्क सत्ता की स्थापना की बात आ गई है तो 2-3 अलग से आपको फैक्ट बताता हूं, कॉन्सेप्चुअल है, समझने में बहुत आसान होगा। एक पहली बात कि भारत में ये जो तुर्क आ रहे हैं, चाहे महमूद गजनवी आया, चाहे मोहम्मद गोरी आया, अब आ रहे हैं, कोई धन लूट रहा है, कोई क्षेत्र ही जीत जा रहा है, ऐसा क्या है? उस समय की भारत के इतिहास का ऐसा क्या सिनारियो है कि कोई आ रहा है लूट के जा रहा है, कोई आ रहा है सीने पे ही सवार हो जा रहा है, ऐसा क्या है भाई? तो उसका जो सबसे बड़ा रीजन है, इस समय काल में भारत में सामंती व्यवस्था देखने को मिलती है। पूरा का पूरा भारत छोटे छोटे खंड में बटा हुआ था और सामंती व्यवस्था का ही एक ऐसा सिस्टम देखने को मिलता है कि पड़ोस वाला दूसरे को अच्छी निगाहों से देखना पसंद नहीं करता था और यह प्रयास करता था कि जब भी मौका मिले बस पड़ोस वाले को किसी तरह से बस अपनी गिरफ्त में कर ले। और इस व्यवस्था का इतना बुरा प्रभाव था, फ्यूडलिज्म, इस व्यवस्था का इतना बुरा प्रभाव था कि कोई भी आकर के पूरे के पूरे भारत को, ये कुछ वैसा ही है, फूट डालो शासन करो, ये कुछ वैसा भी सीन देखने को मिलता है यहां पे। तो सामंती व्यवस्था की वजह से ही भारत में तुर्क बहुत आसानी से अपने पैर जमा पाए, एक बात। दूसरी बात कि सामंती व्यवस्था की वजह से भारत क्या था, टुकड़े टुकड़े में बटा हुआ था। ये सामंती व्यवस्था की वजह से भारत टुकड़े टुकड़े में बटा हुआ था। और जब तुर्कों की स्थापना होती है तो यहां पे आपने देखा कि जब तुर्कों की स्थापना हो रही है तो समस्त उत्तर भारत, बिहार, बंगाल तक ये पूरा का पूरा एरिया अब क्या हो जा रहा है, पूरा का पूरा एरिया मोहम्मद गोरी के नियंत्रण में आ जा रहा है, अर्थात तुर्कों के नियंत्रण में आ जा रहा है पूरा का पूरा नॉर्थ इंडिया। ऐसे में एक प्रश्न बनता है कि
तुर्कों, मोहम्मद गोरी के नेतृत्व में ये जो तुर्क राज्य की स्थापना हुई, किस प्रकार का ये राज्य था? तो यह एक केंद्रीकृत राज्य के तौर पे जाना जाता है। केंद्रीकृत राज्य के तौर पे जाना जाता है, अर्थात अब सामंती व्यवस्था डाउन हो रही है भारत में, सामंती व्यवस्था डाउन हो रही है और एक केंद्रीकृत राज्य की स्थापना देखने को मिल रही है। और इसी सामंती व्यवस्था को डाउन करने के संबंध में एक और तथ्य निकल करके आता है, वो ये कि भारत में मोहम्मद गोरी ने इस सामंती व्यवस्था, जो दूर दूर के क्षेत्र थे उनको भी, जो यहां पे मान ले दिल्ली है, ये दिल्ली है, ये जो दूर दूर के क्षेत्र हैं इनको भी दिल्ली से बांधे रखने के लिए मोहम्मद गोरी ने क्या किया? मोहम्मद गोरी ने इस सामंती व्यवस्था के ढांचे को समाप्त करने के लिए, संपूर्ण उत्तर भारत के क्षेत्र को सीधे दिल्ली से कनेक्ट करने के लिए ही क्या किया? केंद्रीकृत राज्य की स्थापना हुई। किस संदर्भ में? एकता व्यवस्था के संदर्भ में। कौन सी भाई? एकता व्यवस्था के संदर्भ में बात देखने को मिल रही है कि भारत में मोहम्मद गोरी अपने साथ एकता व्यवस्था की बात करता है, एक पद्धति लाता है जिसकी वजह से सामंती व्यवस्था डाउन हो जाती है और तुर्क अर्थात मोहम्मद गोरी के नेतृत्व में पूरा का पूरा भारत, उत्तर भारत एक केंद्रीकृत राज्य के तले देखने को मिलता है। इसके अलावा एक और बात कि जब भारत में तुर्क सत्ता की स्थापना हो जा रही है, अभी तक उत्तर भारत में जो राजभाषा चल रही थी वो संस्कृत चल रही थी। अब तुर्कों की भारत में स्थापना हो रही है तो राजभाषा क्या अब देखने को मिलती है उत्तर भारत में? फारसी। ये तुर्की आक्रमण का प्रभाव, ये सारा कुछ आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। राजभाषा क्या हो गई? फारसी हो गई। आपने प्रथम नगरीकरण हड़प्पा सभ्यता नाम सुना हुआ है। द्वितीय नगरीकरण आपने महाजनपद काल अर्थात 6ठी सदी ईसा पूर्व सुना हुआ है। और तृतीय नगरीकरण की बात अगर देखा जाए या इसको ऐसे इस तौर पे समझ ले, एक बहुत ही महत्वपूर्ण विद्वान है जिनका नाम है इरफान हबीब। नाम सुना होगा इरफान हबीब साहब ने। हबीब तो पूरे भारत में फैला हुआ है, आप समझ सकते हैं, इसमें इरफान जोड़ देना है। इरफान हबीब जो कि एक महत्वपूर्ण इतिहासकार है, इरफान हबीब ने भारत में तुर्की राज्य की स्थापना को एक अन्य क्रांति का नाम दिया हुआ है। तो किसने कहा हुआ है कि भारत में तुर्की राज्य की जो स्थापना होती है दैट वाज अर्बन रेवोल्यूशन? इस बात को कहने वाला जो इतिहासकार है वो है इरफान हबीब साहब। उम्मीद करता हूं बात बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी, किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। भारत में तुर्क राज्य की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? मोहम्मद गोरी को जाता है। भारत में जब तुर्की राज्य की स्थापना हो रही है तो राजभाषा बदलती है, अब हो जाती है फारसी, अब हो जाती है फारसी। मोहम्मद गोरी ने सामंती व्यवस्था को समाप्त किया, केंद्रीकृत राज्य की स्थापना हुई। किस तरीके से? एकता व्यवस्था अपने साथ लाया हुआ था। एकता व्यवस्था के तहत ही बाद में जब इल्तुतमिश हम देखेंगे तो भारत में एकता व्यवस्था को व्यवस्थित रूप किसने दिया हुआ था? आरंभ तो मोहम्मद गोरी के द्वारा हो जा रहा है, लेकिन व्यवस्थित रूप किसने दिया हुआ था दिल्ली सल्तनत में? तो वहां पे प्रश्न बदलेगा, और प्रश्न बदलेगा तो उत्तर भी बदलेगा। वहां पे मोहम्मद गोरी नाम नहीं होगा। इल्तुतमिश ने एकता व्यवस्था को एक सुदृढ़ आधार दिया हुआ था या व्यवस्थित रूप दिया हुआ था। एक बात और चलते चलते कि भारत में जब मोहम्मद गोरी की बात हो रही है तो मोहम्मद गोरी के दो संरक्षण प्राप्त विद्वान कौन थे? आमतौर पे लोगों को ये जानकारी नहीं होती है। दो संरक्षण प्राप्त विद्वान कौन थे मोहम्मद गोरी के? तो एक का नाम है फखरुद्दीन गाजी। याद करेंगे भाई, फखरुद्दीन गाजी। हमने बहुत सारे विद्वानों की बात किया था जब हम पढ़ रहे थे
महमूद गजनवी अलबरूनी की बात किया, फिर वहां पे हमने बैहाकी की बात किया, उतबी की बात किया, ऐसे बहुत सारे लोगों की बात किया। यहां पे भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं ताकि ये नाराज ना हो मोहम्मद गोरी कि हमने भी किसी को संरक्षण दिया होता, आपने शेखर पांडे ने तो बताया ही नहीं, ये गलत बात है भाई। तो थोड़ा सा इस संदर्भ में फखरुद्दीन गाजी को संरक्षण दिया हुआ था। इसके साथ साथ एक और नजामी उरूजी को भी संरक्षण दिया हुआ था। किसने भाई? मोहम्मद गोरी ने। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छा लगा। आज आपके लिए ये कुल 11 प्रश्न मैं लेकर के आया हुआ था, और अब अगला जो हमारी क्लास होगी, कल जो क्लास होगी फिर से, वहां पे हम दिल्ली सल्तनत को ऐसे ही प्रश्नों के माध्यम से पूरा का पूरा एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे। और दिल्ली सल्तनत में पूरा आपको बताऊंगा कि दिल्ली सल्तनत में कौन कौन से राजवंश हैं और उन राजवंशों के अंतर्गत कौन कौन से शासक है, महत्वपूर्ण नहीं, सारा का सारा। क्योंकि कभी भी लोक सेवा आयोग की कोई परीक्षा होती है उसमें हमेशा यह देखने को मिलता है कि 2-3 प्रश्न क्रोनोलॉजी में लगाने को आता है कि निम्नलिखित में से शासकों को उनके कालक्रम के अनुसार ही आप लगावे, तो आपको महत्वपूर्ण नहीं, सारे के सारे शासकों के नाम उनके शासनकाल के हिसाब से याद होना चाहिए। तो अब अगली क्लास होगी रमेश सर